नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बजाज फाइनेंस 6000 के प्राइस पे 5 क्वांटिटी खरीदी है, अब कौन से लेवल पे खरीदना चाहिए। तो स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिली है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और एक ही साथ आपको ये रेजिस्टेंस का जोन भी टूटता हुआ नजर आया, तो सेम लेवल एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो अगर गिरावट देखने को मिलती है तो 6700 6800 ये एक अच्छा लेवल रहेगा जहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। स्मॉल कैप में 8300 के लेवल पे, निफ्टी में 16040 के लेवल पे हमें गैप नज़र आते हैं, तो कुछ समय में ये गैप डेफिनेटली फिल हो जाएंगे, तब खरीदना चाहिए। अभी फोमो में खरीदारी करने से बचना चाहिए। ये आपका व्यू है। मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन ये है कि भाई फोमो में तो खरीदारी नहीं करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अभी एक अच्छी रैली आ चुकी है, मार्केट अपने एवरेज से भी काफ़ी ज़्यादा दूर चला गया है, हर एक सेक्टर में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। लेकिन ये गैप फिल हो जाएगा ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। पिछले साल की बात लेते हैं, जब कोविड क्रैश के बाद आपको मार्केट रिकवर होता हुआ नजर आया, 11000 के आसपास गैप रह गया है, वो गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो हमेशा गैप फिल हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं होता है, लेकिन क्लियरली फोमो में खरीदारी करने से बचना चाहिए। 16800 17000 ये अभी सपोर्ट जोन हो चुका है, इसके आसपास हम यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 15 लाख के पोर्टफोलियो में मिनिमम कितने स्टॉक होने चाहिए और मैक्सिमम कितने स्टॉक होने चाहिए, तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। देखिए, मार्केट में कितना किसका एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेज है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। जिसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है, कन्विक्शन ज़्यादा रहता है, जिसका एनालिसिस ज़्यादा पावरफुल रहता है, वो ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश नहीं करता है। वो बहुत से स्टॉक स्टडी ज़रूर करेंगे, लेकिन उसमें जो बेस्ट स्टॉक उनको लगता है उसमें वो ज़्यादा पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। 15 लाख हो या 15 करोड़ हो, वो फिर भी वो 10-15 स्टॉक में ही खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन एज अ रिटेलर, एज अ इंडिविजुअल, हमारी एनालिसिस इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती है कि हम इतना कन्विक्शन लेके आए कि एक ही स्टॉक में बहुत बड़ा पैसा लगा दे या फिर 10-15% का एलोकेशन कर दे। तो मेरे हिसाब से 15 लाख के पोर्टफोलियो में आप 15 से 20 स्टॉक्स में मैनेज कर पाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्वालिटी स्टॉक्स में आप अच्छा खासा एलोकेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। रिलैक्सो, HDFC लाइफ, जुबिलेंट फूडवर्क्स का करंट मार्केट प्राइस पे हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। टेक्निकली देखा जाए तो तीनों में अभी भी बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेंथ आपको देखने को नहीं मिली है, अभी उस हिसाब से वेट करना चाहिए। फंडामेंटली स्पीकिंग, आप चाहे तो थोड़ा बहुत खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। ओवरऑल ये अच्छे ही लेवल पे चल रहे हैं, एक अच्छा स्टॉक है, अच्छे लेवल पे चल रहा है, खरीदारी कर सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए? बैंकिंग में मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा छोटी बैंक्स में प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर रिस्की सेक्टर होता है, क्योंकि दूसरे पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट होता है। हमने जो लोन बांटा है, वो लोन कैसा परफॉर्म करेगा, उसका बिजनेस कैसा परफॉर्म करेगा, उसके ऊपर हमारा बिजनेस परफॉर्म करता है। डिपेंडेंसी यहां पर ऑफ कोर्स ज्यादा होती है, तो ऐसे टाइम में बड़ी बैंक्स के साथ रहना मैं पर्सनली ज्यादा प्रेफर करता हूं। IDFC फर्स्ट बैंक एक हाई रिस्क हाई गेन वाला स्टॉक नजर आता है। वेल्सपन इंडिया, NHPC पे मेरा क्या व्यू है? वेल्सपन इंडिया तो क्लियरली अभी वीक नज़र आता है। जब तक ये 77 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक के लिए यहाँ पर कोई ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। NHPC के बारे में बात करें तो फिलहाल NHPC में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, अपने ब्रेकआउट जोन पे ये नज़र आता है। मंथली चार्ट आपके सामने आप देख पाएंगे, ऊपर के लेवल पे आपको मंथली क्लोजिंग भी नज़र आई है। तो अगर ये 35 के लेवल को सस्टेन करता है तो आपको 40-42 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। TCS में 4500 पे बायबैक आया था और करंट मार्केट प्राइस 3300 पर है, और जब बायबैक आया था तब प्राइस था 3800 पर। तो कंपनी ने 700 ज़्यादा देकर बायबैक क्या किया है, तो इसका रीज़न क्या होता है? तो जब भी कंपनीज बायबैक करती है, उसका एक रीज़न ये होता है कि भाई कंपनी के पास पैसा है, लेकिन अभी उसको पता नहीं है पैसे का क्या करना है। तो या तो कंपनी डिविडेंड देती है या तो बायबैक कर देती है। ये शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने का एक तरीका होता है। डिविडेंड देके भी रिवॉर्ड देते हैं और बायबैक से भी वो रिवॉर्ड देते हैं। यहां पर आर्टिफिशियली इसका PE रेशियो भी कम करने की कोशिश करते हैं। PE रेशियो क्या होता है? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। अभी प्राइस को अगर आप कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन अर्निंग्स पर शेयर जो होता है वो पर शेयर हम डिवाइड करते हैं अर्निंग्स को। अगर नंबर ऑफ शेयर से रिड्यूस हो जाएंगे तो क्लियरली आपका जो अर्निंग्स पर शेयर है वो बढ़ जाएगा, इससे PE रेशियो आपको कम होता हुआ नजर आता है। वैल्यूएशन कम करने के लिए भी कई बार कंपनीज बायबैक अनाउंस कर देती है। इसमें दूसरा कोई बड़ा मोटिव नहीं होता है, इसमें कोई बड़ा फायदा नुकसान की बात ही नहीं होती है। मेन ये शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए बायबैक लाया जाता है।
वांटेड टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप क्वालिटी कंपनीज लाइक इंडिगो पेंट, कैंपस, न्यूजन सॉफ्टवेयर, तो क्या करंट मार्केट प्राइस पे खरीदना चाहिए? स्मॉल कैप में मेरे हिसाब से अभी स्ट्रेंथ का वेट करना चाहिए। हमने अभी कल ही डिस्कस किया था कि मिड कैप और लार्ज कैप तो स्ट्रांग है, लेकिन स्मॉल कैप में भी अभी भी आपको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। कैंपस में फिर भी स्ट्रेंथ है, लेकिन इंडिगो, न्यूजन और ओवरऑल स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती है। 11 अगस्त का 17,000 का पुट लिया है, 6,000 लॉस है। क्या 11 अगस्त तक होल्ड करें? मार्केट डाउन हो गया? नहीं, डाउन तो यहाँ पर हो सकता है, लेकिन जो मोमेंटम आपको चाहिए प्रॉफिट करने के लिए, वो मोमेंटम के चांसेस थोड़े से कम नजर आते हैं, क्योंकि मार्केट अभी एक मेजर रेजिस्टेंस तोड़ के उसके ऊपर गया है। तो मार्केट कोशिश करेगा कि 17,000 के ऊपर ही सस्टेन करे। तो वहां पर देखिए गिरावट तो हो सकती है, अभी 17,150 है, वो 17,000 आ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत नीचे भी जा सकता है, लेकिन जो मोमेंटम आपको मिलना चाहिए प्रॉफिट करने के लिए, उसके चांसेस मुझे पर्सनली थोड़े से कम नजर आते हैं। प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन निफ्टी, डज इट मेड इट बॉटम और 14,500 इज स्टिल पॉसिबल, और एफ्ले में क्या करना चाहिए? तो निफ्टी 50 के चार्ट पर हम आ चुके हैं और यहां पर हमें क्लियरली पता चलता है कि जो बड़ी गिरावट देखने को मिली उसका 50% का रिट्रेसमेंट आपको ऑलरेडी निफ्टी में दिखाई पड़ता है, और निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ दिया है। 17,000 को भी तोड़ दिया है, 16,800, 17,000 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, ये हमें टूटता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल के लिए तो निफ्टी स्ट्रांग है, और फिलहाल के लिए 14,500 आएगा, उसका कोई सेंस यहां पर दिखाई नहीं पड़ता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल 14,500 आएगा, उसके चांसेस थोड़े से कम नजर आते हैं। मेरे हिसाब से मार्केट अभी कुछ टाइम के लिए आपको इस रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। बहुत बड़ी रैली आएगी, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस है, फिर यहां पर रेजिस्टेंस है। तो एक बड़ी रैली के लिए आपको कुछ महीने अभी भी लग सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट हमें स्ट्रांग होता हुआ नजर आया, उसमें कोई डाउट नहीं है। एफ्ले के बारे में बात करें तो 1100 के ऊपर जाता है तो हम खरीदारी कर सकते हैं। अगर ये 1100 के ऊपर नहीं जाता है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो आपको वापस गिरावट मिल सकती है, 900-800 के लेवल तक ये मिल सकता है। इसलिए 1100 के ऊपर जाने का वेट करेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। अभी बाय करना सही है या फिर मार्केट डाउन आने का वेट करना सही रहेगा? तो अभी ओवरऑल आप बाय कर सकते हैं, लेकिन देखिए किसी भी स्टॉक में कभी भी खरीदारी नहीं करनी है, लेवल्स के हिसाब से हमें यहाँ पर खरीदारी करनी है। अभी मार्केट में एक स्ट्रेच हो गया है, थोड़ा बहुत आपका कंसोलिडेशन निफ्टी में आ सकता है, तो उस कंसोलिडेशन में ऐसे कई सेक्टर रहेंगे, ऐसे कई स्टॉक रहेंगे जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ जाएंगे। उस हिसाब से आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। सर क्या रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए बोरोसिल और ओलेक्ट्रा को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं? रिन्यूएबल सेक्टर में अगर निवेश करना है, मेरे हिसाब से बड़ी कंपनीज पर ही हमें बैट करना चाहिए, क्योंकि ये तो देखिए कोई छोटा मोटा काम है नहीं कि यहाँ पर कोई भी ये शुरू कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी या फिर ओवरऑल एनर्जी सेक्टर के बारे में बात करें, यहाँ पर मोटा पैसा लगता है। मेरे हिसाब से बड़ी कंपनीज पर ही हमें बैट करना चाहिए, जैसे कि रिलायंस भी एंटर हो रहा है, अडानी ऑलरेडी है, टाटास भी एंटर हो रहे हैं। ऐसी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, मेरे हिसाब से मैं वहां पर ज्यादा प्रेफरेंस देना पसंद करूंगा। ये कंपनीज खराब है ऐसा नहीं है, लेकिन ये सेक्टर ही ऐसा है जहां पर कैपिटल ज्यादा लगता है, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। तो बड़ी कंपनीज पे बैट करेंगे तो थोड़ी सी सेफ्टी वहां पर हमें मिल जाती है। CDSL में और एमटार में क्या करना चाहिए? क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? CDSL फिलहाल के लिए तो वीक नजर आता है, 1200 के ऊपर नहीं जाता है। इनफैक्ट 1300 का भी एक इंटरेस्टिंग लेवल है, इंटरेस्टिंग मतलब इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन अभी के लिए तो 1200 का लेवल टूटे तो ये 1300 तक जा सकता है। फिर 1300 पे कैसे बिहेव करता है उस हिसाब से आगे का प्लान कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो यहाँ पर हमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है। एमटार के बारे में बात करें तो ये भी 1500 के ऊपर ही आपको स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ये जोन टूट जाता है तो 1000 रुपए के आसपास हमें आता हुआ नजर आ सकता है। और होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये तो आपने किस प्रकार से खरीदा है, आपने कौन से व्यू से खरीदा है। अगर आपने कोई पोजिशनल ट्रेड लिया या शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है तो उसका ऑफकोर्स स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है तो आप यहाँ पर होल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं। ऑफकोर्स आपने अपना एनालिसिस किया होगा, आपका कोई रीजन होगा यहाँ पर इन्वेस्ट करने का। तो स्टॉक नीचे जाता है तो खराबी हो गया, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार कंपनी में वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा ही होता है, इसलिए भी स्टॉक कुछ समय तक नीचे ट्रेड करता है, और मार्केट का सेंटीमेंट भी ऑफ कोर्स काम करता है। ये कुछ रीजंस हो सकते हैं। अभी तो मार्केट कैसा था आपको पता ही है, CDSL में जो तेजी थी वो मार्केट के यूफोरिया को लेकर थी। सब लोग मार्केट में पैसा लगाकर कमाना चाहते थे, इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। अभी वो यूफोरिया ओवरऑल आप आसपास देखिए, मार्केट की बातें भी कम हो गई है। मेरे सर्कल में भी जो लोग पहले बहुत बातें करते थे वो भी कम हो गए, अभी वो शांत हो गए, अपने दूसरे जो मेन बिजनेस है वहाँ पर लग गए। ये थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है CDSL के बिजनेस में। वैसे भी स्मॉल कैप्स में अभी इतनी ज़्यादा रिकवरी भी नहीं आई है, इसलिए भी स्टॉक हमें वीक नजर आता है।
फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है इन्फो एज में और पॉलीकैब में क्या करना चाहिए। इन्फो एज जब तक 4200 4250 के ऊपर है अच्छा है, तब तक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये स्टॉक उसके नीचे आता है तो खरीदारी करने से रुकना चाहिए। और अगर ये स्टॉक ये जो लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 3900 का लेवल, तो यहाँ से मेरे हिसाब से एग्जिट हो जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टॉक आपको वापस वीक होता हुआ नजर आ सकता है। अभी के लिए स्ट्रांग है, अभी एक अच्छा मौका भी है, ये स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। पॉलीकैब के बारे में बात करें तो पॉलीकैब में भी फिलहाल थोड़ी सी स्ट्रेंथ नजर आती है, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आपको यहाँ पर ब्रेकआउट भी नजर आता है, तो खरीदारी करने के बारे में सोचा जा सकता है। एशियन पेंट्स आपने लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में खरीदा है 2650 के प्राइस पे, अब कौन से लेवल पे खरीदना चाहिए। यहाँ पर तो कुछ भयंकर तेजी देखने को मिली है, 3000 का रेजिस्टेंस भी एक ही बार में चला गया, 3300 का रेजिस्टेंस भी आपको एक ही बार में चला गया। ये मेरे हिसाब से कुछ बहुत ही अच्छी रैली है, स्ट्रॉन्ग रैली है, लेकिन फोमो में अभी नहीं खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से 3100 के आसपास मिलता है, 3000 के आसपास ये जोन है, यहाँ पर मिलता है तो खरीदारी के बारे में हम सोच सकते हैं। अभी का माहौल देखते हुए कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर में आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बाकी सेक्टर में ऑलरेडी अच्छा परफॉर्मेंस है, मोमेंटम बहुत अच्छा है, वहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन कैसा है ना, नई एंट्री करने के लिए वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी अच्छी रैली आ चुकी है। कंटिन्यू तो रह सकती है, लेकिन अभी वहाँ पर एंटर होना है तो हमारा रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन आईटी में ऐसा नहीं है, आईटी में वीकली चार्ट पे इतनी बड़ी गिरावट के बाद पहली बार आपको डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। इमीडिएट लेवल जो आपको देखने को मिल सकते हैं 30,500 के आसपास, ये जो लेवल है ये आपको आता हुआ नजर आ सकता है। फिर किस प्रकार से ऊपर जाता है ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल यहां पर थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस हमें आईटी सेक्टर से एक्सपेक्ट करना चाहिए। इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज आपने खरीदा है, सीडीएसएल खरीदा है, सब लॉस में, क्या करना चाहिए। सीडीएसएल का तो हमने डिस्कस किया, इन्फोसिस, एचसीएल मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। ऐसी अच्छी कंपनीज में अगर आप होल्ड नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा। बाकी अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में काम करेंगे तो आपको भयंकर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। 40-50% का तो मूवमेंट कहीं पर भी नहीं गया, उतना तो आपको अंदाजा लगा कर रखना ही है कि इतना तो ये गिर ही सकता है, अगर मैं ठीक उसमें रह पाऊंगा, होल्ड कर पाऊंगा तो ही खरीदना है। तो ये मेरे हिसाब से इन्फोसिस, एचसीएल होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल वीक है अभी, लेकिन कंपनीज तो अच्छी है, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा हो सकता है। बर्जर पेंट्स करंट मार्केट प्राइस पे हमें क्या खरीदना चाहिए, तो यहाँ पर एक्चुअली 600 के ऊपर तो एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला ही है, लेकिन 625 के आसपास का भी एक रेजिस्टेंस है, ये लेवल भी टूट जाता है तो यहाँ पर हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। एलटीआई, एलटीटीएस में क्या करना चाहिए। एलटीआई तो हमने कल ही डिस्कस किया, वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, एवरेज अप कर सकते हैं। एलटीटीएस के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, लेकिन ये लेवल वापस आपको टूटता हुआ नजर आया, तो स्ट्रांग है, यहाँ पर आप अपर साइड पे एवरेजिंग कर सकते हैं। Your analysis on stock is very good. Keep it up. It would be great if you start analyzing commodities like zinc and copper for trading purpose. Zinc और copper में comparatively ना वॉल्यूम आपको थोड़े से कम मिलेंगे। शुरुआत करनी है कॉमोडिटीज से तो आपको प्रेफर करना चाहिए क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, इनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। और वीकली बेसिस पे हम क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और गोल्ड को डिस्कस करते हैं, वहाँ पर आप ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। Sir, I have latent view and Laxmi Organic nearly 40% in loss. Allocation nearly 1% का है, क्या अभी एवरेज करना चाहिए। लक्ष्मी केमिकल्स में मेरे हिसाब से देखिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, एक ये 277 के आसपास का, क्योंकि बड़ी रैली यहीं से शुरू हुई थी, और 350 नहीं 400 के आसपास, 380 400 के आसपास का ये एक सपोर्ट बना था जो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो एक खरीदारी तो आप कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। बाकी आप 400 के ऊपर ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। लेटेंट व्यू के बारे में बात करें, यहाँ पर अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ये 400 के ऊपर जाए तो ही हमें खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर रेड्डी बाय करना सही रहेगा, अगर यस तो किस प्राइस पे बाय करना चाहिए। डॉक्टर रेड्डी एज ए कंपनी ऑफ कोर्स खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो स्टॉक में भयंकर वीकनेस है, क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ पर ये कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ पर मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट ले रहा था, फिर यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार का कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, वापस ये नीचे के लेवल पे आ चुका है। अगर ये 4000 का लेवल तोड़ देता है, 3800 का लेवल तोड़ देता है, तो यहाँ पर एक भयंकर वीकनेस दिख सकती है। अगर बहुत ज़्यादा गिरता भी नहीं है तो भी लंबे समय के लिए यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन दिख सकता है, डाउन साइड चैनल दिख सकता है, मतलब पैसा आपका ब्लॉक हो सकता है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, जब तक ये 4500 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए
4500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पर आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, यहाँ पर भी पता चलती है। ब्रेकआउट देखने को मिला लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो गया, तो ये एक संकेत है, मतलब यहाँ पर फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अभी मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।